हाँ, स्वागत है इस पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सेट 2 है उसमें। और जैसा कि हम जानते हैं विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पर्यावरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुविकल्पिक टाइप के प्रश्न रहते हैं वनडे परीक्षाओं में। तो मैंने विकल्पों को न लिख करके सीधे प्रश्नों पे आया हूँ ताकि उसकी व्याख्या यदि आप जानते हैं तो किसी भी प्रकार से चेंज करके प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। तो प्रश्न है, यदि ग्रीन हाउस प्रभाव न होता तो पृथ्वी का औसत तापमान क्या होता? तो यदि ग्रीन हाउस प्रभाव न होता तो पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज सूर्य से आने वाली गर्मी को सोख लेती हैं और वापस जाने नहीं देती है, जिससे हमारी पृथ्वी का तापमान ये जो वर्तमान है इसका बना रहता है लगभग 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड इत्यादि हैं। ये सूर्य से आने वाली गर्मी को सोखती है और वापस जाने नहीं देती हैं। और लेकिन वर्तमान समय में इन गैसों का सांद्रण बढ़ रहा है, जिसके चलते हमारे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जो एक जलवायु परिवर्तन के रूप में एक संकट का द्योतक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी NAAQM कार्यक्रम भारत में किसने शुरू किया? तो ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो CPCB है ये शुरू करती है। और NAAQM का अर्थ है राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी। यह भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में वायु की गुणवत्ता की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से शुरू किया गया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विभिन्न शहरों में वायु की गुणवत्ता का आकलन करना और उचित दिशा निर्देश प्रदान करना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस फसल से नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन दोनों ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जित होती है? तो यह धान के खेतों से ऐसा होता है, क्योंकि धान के खेत में जो पानी लगा रहता है और जो दलदल टाइप का रहता है उसमें मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्रस ऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं हम डीअमोनिफिकेशन के द्वारा। तो इसके चलते ये गैसेज निकलती है। फिर ब्लू कार्बन से क्या मतलब है? तो ब्लू कार्बन से तात्पर्य है कि समुद्र तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा अवशोषित कार्बन, जो समुद्र तटीय क्षेत्र होता है, जो मैंग्रोव है, लवणीय दलदल है और समुद्री घास के मैदान है, फाइटोप्लैंक्टन है, तो ये सारे के सारे बहुत बड़े पैमाने पे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसमें वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं यानी सोख लेते हैं और उन्हें जो कंपाउंड फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बनता है उसके अन्य उत्पादों में बदल करके वो फिर उसको जमा कर देते हैं उसके तलछट पर या तल पर। तो ये एक ब्लू कार्बन से आशा है कि हमारा जो समुद्र तटीय क्षेत्र में जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जो पौधे हैं, शैवाल हैं, फाइटोप्लैंक्टन हैं, इन सब का मिला करके फोटोसिंथेसिस करना। किस जीव को डेट्रीवोर या अपघटक कहा जाता है? तो डेट्रीवोर या अपघटक वो जीव होते हैं जो अवशिष्ट पदार्थों को खाकर और उन्हें नष्ट करते हैं, उन्हें अपघटित कर देते हैं। तो इसमें कई कशेरुकी पौधे भी हैं और जीव भी हैं इसमें, जैसे अर्थवर्म है, मिलीपीड्स है, वुडफ्लाइस है, कवक है, उसमें बेसिडियोमाइसिटीज के कवक होते हैं, वो ड्यूट्रोमाइसिटीज के, ये बहुत से कवक ये सब चीज़ों को अपघटित करते हैं। इसके बाद 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। तो हम अपने संसाधनों का जो जितना इस्तेमाल करते हैं उसका ऐसा प्रबंधन करें कि हम कम से कम उसको कम स्तर पे लाएं, या जो अवशिष्ट पदार्थ हम उत्पन्न करते हैं, उत्पादित करते हैं, जो बेकार की चीज़ें, वो विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से उन्हें कम से कम करें ताकि पर्यावरण पर इनका जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम से कम पड़े। और कोशिश हम करें कि वो पुनः जब तक इस्तेमाल में होने लायक हैं तब तक हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए और अंत में रिसाइकिल उनको करके अच्छे पदार्थों में चेंज कर लेना चाहिए। इसके बाद भारत में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थीम किस वर्ष पर्यावरण दिवस पर मनाया गया था? तो आप जान लीजिए कि पिछले वर्ष यानी इस वर्ष यानी 2025 में और 2018 में दोनों का जो
थीम था वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। भारत का पहला टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो उत्तराखंड में राजाजीरा घाटी बायोस्फीयर है, उसमें ये टाइगर रिजर्व पहला स्थापित किया गया है। उत्तराखंड में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से सटे राजाजीरा घाटी बायोस्फीयर नामक भारत का पहला निजी बायोस्फीयर बनाया गया था। 1983 में उत्तराखंड के 3 वन्यजीव अभयारण्य राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला को मिला करके इस राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया है। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का सबसे बड़ा वैश्विक उत्सर्जक देश कौन है? तो भारत है। ये नाइट्रस ऑक्साइड विभिन्न प्रकार की जो औद्योगिक क्रियाएं होती हैं इनके द्वारा ये उत्पन्न होता है और ये बहुत ही एक तरह से धुंध और अम्लीय वर्षानी, एसिड रेन और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, पौधों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये धुआं मनुष्य के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद क्रॉप फील्ड किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो क्रॉप फील्ड है वो कृत्रिम है और जो भी पारिस्थितिकी तंत्र मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है या प्रबंधित किया जाता है या मानव उसे प्रभावित करता है उसको हम कहते हैं कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो हमारा जो क्रॉप फील्ड है यानी फसल का जो खेत है वो इसी का एग्जाम्पल है। इसके बाद नल सरोवर बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य ये गुजरात राज्य में फैला हुआ है और यह मीठे पानी की झीलों में से एक जो है रामसर के स्थल के रूप में इसे प्रस्तावित भी किया गया है। यह अभयारण्य उत्तरी गुजरात के अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर के अर्ध शुष्क जिलों में स्थित है। नल सरोवर का इतिहास 15वीं शताब्दी का है, जब साबरमती नदी पर एक चेक डैम के निर्माण के परिणाम स्वरूप इस झील का निर्माण हुआ था। इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 भारत में किस वर्ष पास हुआ? तो ये 1980 में पास हुआ। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उद्देश्य वनों के अनारक्षण यानी कटाव और वन भूमि के गैर वनीय उद्देश्यों के लिए उपयोग को विनियमित करता है। इसे वनों की कटाई को रोकने और वन संसाधनों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह अधिनियम केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना शर्तों को अनारक्षित करने या गैर वनीय गतिविधियों के लिए उनका उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में है। यह उद्यान स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है और 1987 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह उद्यान 675 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और समुद्र तल से ये 3500 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान अपनी अनोखी वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है, जिसमें हिम तेंदुआ, यूरेशियन लिंक्स, तिब्बती भेड़िया और सिद्ध मूस जैसे जानवर शामिल है। यह उद्यान पिन नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए इसे पिन वैली नेशनल पार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है एनगिंडा पीक किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क का पीक है। अगिंडा शिखर भारत के तमिलनाडु के नीलगिरी जिले और केरल के पलक्कड़ जिले की सीमा पर पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में एक पर्वत है। इसकी ऊंचाई दिया हुआ यह साइलेंट वैली नेशनल पार्क की सबसे ऊंची चोटी है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिणी भारत के केरल राज्य के पलक्काड जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कौन से उद्देश्य हैं? तो इसका उद्देश्य है जल और जो SDG 6 है वो जल और स्वच्छता से संबंधित है और इसमें 17 उद्देश्य हैं जो इस वीडियो को आप इसमें देख सकते हैं। 17 उद्देश्य इसके अंतर्गत आते हैं। और अगला प्रश्न है ओजोन परत संरक्षण हेतु कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए बनाया गया था, जिसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ जिसमें मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए 1989 में समझौता हुआ था कि ऐसे रसायन जो विशेष रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं रेफ्रिजरेशन में और AC में, तो उनका उपयोग कम किया जाए और सुरक्षित किया जाए। इसके बाद आता है लोकटक लेक किस नेशनल पार्क के अंदर आता है?
तो हम जाने किबुल लामजो नेशनल पार्क जो मणिपुर में स्थित है, उसके अंदर लोकटक झील आता है। भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है। यह अपने सतह पर तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें कुंदी कहा जाता है। और यह मणिपुर के बिशेमपुर जिले में स्थित है। यह मणिपुर का सबसे बड़ा जिला है। इसके बाद अगला है, ओजोन वायुमंडल में किस श्रेणी का प्रदूषक है? तो यह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हम उनको कहते हैं जो सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं, बल्कि प्राथमिक प्रदूषकों और अन्य वायुमंडलीय पदार्थों से जुड़ी रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल में बनते हैं। इन प्रतिक्रियाओं में अक्सर सूर्य का प्रकाश शामिल होता है। इसके परिणाम स्वरूप ओजोन, पेरोक्सिल नाइट्रेट और अम्लीय वर्षा जैसे हानिकारक यौगिक उत्पन्न होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो जो पावर प्लांट में हम कोयले पे आधारित या डीजल पे आधारित जो पावर प्लांट बनाते हैं, जिसमें फॉसिल ईंधन का इस्तेमाल होता है, वो सबसे बड़े सल्फर डाइऑक्साइड के उत्पादन के स्रोत हैं। इसके बाद सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पान डिस्केटर, ये सब जो कीट के श्रेणी में आते हैं, जिनको इंसेक्ट बोलते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं और इनमें 3 जोड़ी पैरें कॉमन होती हैं। इसके बाद लकड़ी से कीड़े निकालने के लिए कौन सा जीव टूल का इस्तेमाल करता है? तो ओरंगेउटान है, जो लकड़ी से कीड़े निकालने के लिए पत्थर और लकड़ी के बने टूल्स का इस्तेमाल करके उसमें से कीड़े निकाल करके खाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कम्युनिटी रिजर्व में बीएमसी की भूमिका किस प्रोटोकॉल से जुड़ी है? तो नगोया प्रोटोकॉल में एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था से कम्युनिटी को उससे जोड़ा गया है और इसमें जैव विविधता पर कन्वेंशन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना। IUCN थ्रेटेंड स्पीसीज में वायरस शामिल है कि नहीं? तो IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसमें प्लांट, एनिमल और वायरस सब शामिल है। इसके बाद टाइगर कंजर्वेशन कोलिशन में कौन शामिल नहीं है? तो अभी 2000 हाल ही में बनाया गया है भारत के द्वारा एक टाइगर कोलिशन कंजर्वेशन, और WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड में ये सम्मिलित नहीं है, और UNDP, IUCN, UNEP के सारे प्रोग्राम इसमें शामिल हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस भारत द्वारा संचालित एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य 7 प्रमुख बिग कैट प्रजातियों, जिसमें शेर, बाघ, तेंदुआ, चीता, ये सारे आते हैं, उनके आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देना। अप्रैल 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए इस गठबंधन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना और सफल संरक्षण प्रथाओं को समेकित करना। 5 देशों द्वारा इसके रूपरेखा समझौते की पुष्टि के बाद यह एक आधिकारिक संधि आधारित संगठन बन गया। फरवरी 2025 तक भारत, निकारागुआ, एस्वातिनी, सोमालिया और लाइबेरिया को प्रारंभिक संस्थापक या अनुमोदक सदस्य के रूप में रिपोर्ट किया गया है। धन्यवाद।